आपकी मौजूदगी और इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हेमंत भाई गोयल हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा मेरे वरिष्ठ सहयोगी नीरज शर्मा भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नीरज जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ और आपसे समझना ये चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोटा की हम तस्वीरें दिखा रहे थे दर्शकों को और कोटा में भी काफी मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। यहाँ पर मैदान में बिरला उतरे हुए हैं और दूसरी तरफ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल जो कभी बीजेपी में हुआ करते थे। ये मुकाबला किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए मनी, प्रहलाद गुंजल जो हैं वो बीजेपी से अब कांग्रेस के अंदर आए हैं और वो इसलिए आए हैं क्योंकि वो नाराज हो गए थे। पिछली बार विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कटा था और धुर विरोधी नेता ओम बिड़ला को और प्रहलाद गुंजल को माना जाता है पिछले कुछ समय से। हालांकि पुराने ये साथी रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ जो मुकाबला है अब कांटे का हो गया है। शहरी क्षेत्रों में ओम बिड़ला की बहुत अच्छी पकड़ बताई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो प्रहलाद गुंजल हैं इनका अच्छा स्टैंड बताया जाता है। इसके अलावा शांति धारीवाल जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, पूर्व मंत्री रहे, उनका और ओम बिड़ला का भी एक बहुत अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध जो है वो बताया जाता है, इसीलिए ओम शांति यहाँ इस क्षेत्र के अंदर कहा जाता है। हालांकि बूंदी वगैरह और जो क्षेत्र हैं वहां पर गुर्जर बड़ी संख्या में मतदाता हैं, लेकिन वैश्य समाज के जो लोग हैं और अन्य समाज के लोग हैं वो कोटा क्षेत्र के अंदर और बूंदी क्षेत्र में शहरी इलाकों के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो है। तो निश्चित रूप से यहाँ मुकाबला जो है वो रोचक हो चुका है। 2 बार से जो ओम बिड़ला हैं सांसद बनते आ रहे हैं, पिछले 2 चुनाव उन्होंने जीते और इस वक्त लोकसभा के स्पीकर हैं। जबकि इससे पहले 2009 की बात करें तो इजराज सिंह जो कि पूर्व राज परिवार से आते थे वो यहाँ पर सांसद रहे थे। हालांकि ओम बिड़ला जो है उनके लिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव इस वक्त बना हुआ है क्योंकि उनके पुराने साथी से यहाँ पर उनके साथ में चुनावी मुकाबला है। तो निश्चित रूप से ओम बिड़ला जो है वो सीधे तौर पर राष्ट्रवाद के नाम पर यहाँ पर वोट की मांग कर रहे हैं, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करते हुए वोट कास्ट करने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रहलाद गुंजल जो हैं वो भी ये कोशिश के अंदर हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो मतदान के लिए बाहर निकलें और बदलाव के लिए वोट करें। तो निश्चित रूप से कोटा बूंदी का हाड़ौती का जो ये मुकाबला है काफी रोमांचक हो गया है। चंबल क्षेत्र के अंदर ये जो है पूरा इलाका आता है और जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है उससे लगता हुआ कोटा जो जिला पड़ता है राजस्थान के अंदर। वहीं एक बड़ा स्टेशन भी कोटा का, रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो है। मुद्दों की बात करें तो एयरपोर्ट यहां पर एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि यहां पर जो बहुत सारी संख्या के अंदर एजुकेशन सिटी के रूप में कोटा को जाना जाता है, स्टूडेंट्स यहां पर रहते हैं, लेकिन स्टूडेंट से संबंधित अगर मामले की बात करें तो वो अभी तक वोट बैंक के अंदर कैश नहीं हो पाया है क्योंकि वो नाबालिग जो बच्चे होते हैं वो वोटर नहीं है, लेकिन उनके पेरेंट्स अभिभावक जो हैं वो वोटर होते हैं। लेकिन बाहरी जो वोटर्स जो हैं वो काफी कम संख्या के अंदर कोटा के अंदर है, क्षेत्रीय ज्यादा हैं। बाहर से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं वो यहाँ पर वोटर नहीं होते, उनके पेरेंट्स अन्य लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जो है वो वोटर हैं, अन्य राज्यों के अंदर हैं। इसलिए ये बड़ा मुद्दा एजुकेशन का यहाँ पर नहीं बन पाया है। लेकिन एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट निश्चित रूप से यहाँ के व्यापारियों के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है। पानी की समस्या जो है वो यहाँ पर बड़ा मुद्दा है और राष्ट्रवाद की जो बात कही जा रही है, इस बार ये कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव जो है राष्ट्र के नाम पर यहाँ वोट पड़ेंगे। तो देखना यहाँ पर काफी दिलचस्प होगा कि जनता किस आधार पर वोट करती है। वोटिंग प्रतिशत भी काफी ज्यादा महत्व रखने वाला है। निश्चित तौर पर बड़ी जानकारी नीरज जी यहाँ पर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं प्रभावी तौर पर हावी, जिसके आधार पर कोटा की जो जनता है वोट कास्ट करने वाली है। हेमंत भाई गोयल जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। नमस्कार हेमंत जी, हमने पिछला लोकसभा चुनाव देखा, हमने राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी देखा है। इस बार हम कुछ एक जिले ऐसे हैं जहां से तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही है कि लोगों में उत्साह नहीं है जो पहले हुआ करता था। इस बार के चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए मणि जी, ये बात तो सही है कि इस बार के चुनावों में उतना उत्साह नहीं है जितना पिछले 2 चुनावों में हुआ करता था। और खास तौर से हमने देखा कि पहले चरण में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा और उसके बाद बीजेपी के द्वारा ये कोशिश की गई कि जिस तरह से ठंडा ठंडा वोट, ठंडा माहौल पहली चरण में रहा, उसको गरमाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था उसको इन्होंने, बीजेपी ने मोदी जी ने अपने भाषणों में से ओबीसी रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहती है, आर्थिक सर्वे करवाना चाहती है कांग्रेस। आपके पास अगर 2 मकान है तो 1 मकान आपका दूसरे लोगों को दे दिया जाएगा, घुसपैठियों को दे दिया जाएगा, जिनकी ज्यादा संतान है उनको दे दिया जाएगा।
तो जिस तरह से इस चुनाव को गरमाने की कोशिश की गई है, अब बीजेपी ने ये भी इस बार अब अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को घर से बाहर निकालना है। और चूंकि आप देखिए कि पहले चरण में वोटों का परसेंटेज कम क्यों रहा, देखिए एक तो कांग्रेस के जो बड़े नेता जिस तरह से कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर गए, वो उनके कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर असमंजस था कि भाई जिन नेताओं के साथ हम सालों साल कांग्रेस को वोट डालते आए, अब हम वोट कहां डालें, क्या बीजेपी को कास्ट करें या अब कांग्रेस को कास्ट करें। एक इसके अलावा चुनाव टिकटों के साथ जिस तरह से प्रताप सिंह खचरियावास ने कहा कि मुझे टिकट मैंने नहीं मांगा, ब्रजेंद्र ओला ने झुंझुनू से कहा कि मैंने टिकट नहीं मांगा, सुदर्शन रावत ने राजसमंद से कहा कि मैंने टिकट नहीं मांगा, तो जिस तरह से इन्होंने टिकट वापिस किए और इन्होंने अपनी प्रताप सिंह ने तो साफ तौर पे कहा कि जयपुर में बीजेपी मजबूत है, तो इससे कार्यकर्ताओं में मनोबल टूट गया, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी आ गई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, और वो घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने एक तरह से चुनाव लड़ने से पहले पराजय स्वीकार कर ली, तो इस तरह का एक असमंजस कार्यकर्ताओं में रहा। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि सरकार हमारी बनने जा रही है। तो जो टास्क बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से दिया गया था, राजस्थान में 8,500 शक्ति केंद्र पार्टी ने बनाए थे और एक शक्ति केंद्र से करीब 5-6 बूथों को जोड़ा गया था, ताकि ये टास्क उनको रखा कि 10% वोट आपको बढ़ानी है। विधानसभा चुनावों में पार्टी को 42% वोट मिले थे और उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अब लोकसभा चुनावों में 52% वोट हमको करने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी शायद कार्यकर्ता पूरी तरह से निभा नहीं पाए, इसलिए अब कार्यकर्ताओं में ये मंत्र फूंकने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के द्वारा की गई है। और अभी जैसा मोदी जी ने अपील की है कि नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करने के लिए निकलना है, जाहिर सी बात है कि नारी शक्ति पर बीजेपी का बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये तो सही बात है कि नारी जो महिलाएं हैं वो बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि तमाम जो योजना है केंद्र सरकार की वो महिलाओं पर फोकस है। तो इस तरह से महिलाओं का वोट परसेंटेज बीजेपी के फेवर में ज्यादा जाना ये बहुत एक जरूरी हो जाता है। निश्चित तौर पर नीरज, जैसे कि आपने सुना यहाँ पर हेमंत भाई गोयल जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं निरुत्साहित नजर आए हैं, यहाँ पर हतोत्साहित नजर आए हैं, जो अभी चुनावी घटनाक्रम पेश आया राजस्थान में उसको लेकर आप इस पर क्या कहेंगे। और इसके अलावा नीरज जी एक सवाल मैं और यहाँ पर जोड़ रही हूँ, और सवाल मेरा ये है कि लोकसभा चुनाव जब लड़ा जाता है तो राष्ट्रीय मुद्दों को हवाला दिया जाता है और विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को हवाला दिया जाता है, लेकिन जब हम तस्वीरें देख पा रहे हैं अभी अलग अलग शहरों की, तो लोग स्थानीय मुद्दे ज्यादा गिना रहे हैं। देखिए मनी, अगर बात करें तो इस बार जो ये चुनाव हो रहा है 13 सीटों पर, और राजस्थान का सेकंड फेज का ये चुनाव है, जो कि अंतिम फेज भी राजस्थान के लिए है। तो यानी पूरा चुनाव जो है राजस्थान का लोकसभा का, ये इसका मतदान संपन्न आज ही हो जाएगा। इसके बाद 4 जून को बस मतगणना का जो इंतजार है वो होना बाकी है। लेकिन बता दें आपको, मतदान प्रतिशत पिछली बार जो कम हुआ उसको लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी। एक तो गर्मी का जो मौसम है, गर्मी का मौसम है, दूसरा लोगों के अंदर शायद ये भी एक निराशा का भाव रहा कि मतदान करने के लिए ज्यादा जो अपील जो है वो क्षेत्रीय स्तर पर नहीं उठी, और लगातार एक ही पार्टी की जब सरकार चली आ रही, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारा फीडबैक ये आया वो ये आया कि कुछ ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होना है, इसलिए बाहर निकल करके वोटिंग करने के लिए जाने से क्या फायदा। जब इस तरह का भाव आ गया तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी यहां पर पहल की। निर्वाचन आयोग ने लगातार कैंपेन चला करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकल के मतदान करें, आपका एक एक वोट जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी रोचक बात यह है कि दोनों ही पार्टियां चिंता में आ गई, प्रमुख पार्टियों के अलावा निर्दलीय भी चिंता में आ गए कि आखिर किसका वोटर था जो कि 6-7% से ज्यादा जो वोटर था वो घर बैठ गया, यानी वोटिंग नहीं करने के लिए पहुंचा। तो निश्चित रूप से जो दल है वो भी जागरूक हुए और मतदाताओं को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वोट कराने के लिए अपील करना शुरू किया। अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए। माना यह जा रहा है अब ये सेकंड फेज जो है इसके अंदर अच्छा मतदान देखने को मिल सकता है। और इसमें सेकंड जो फेज है इसमें कई दिग्गज नेता जो हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, 2 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, लोकसभा स्पीकर की प्रतिष्ठा जो है उसका सवाल बना हुआ है, और मारवाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती की जो सीटें हैं यहां पर ये चुनाव हो रहा है। तो निश्चित रूप से प्रवासी भी यहां बड़ी संख्या से जो बाहर अलग अलग राज्यों में रहते हैं वो भी वोट करने के लिए आते हैं। तो एक महापर्व के रूप में आज का दिन को देखा जाना चाहिए और माना यह जाना चाहिए अब वोटिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ सकता है।
13 सीटों की बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, जालोर, सिरोही, जोधपुर, कोटा, ये तमाम जो सीटें हैं इन पर आज मतदान देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जब मतदान का प्रतिशत सुबह सुबह जैसे सुबह होती है, अगर अच्छा मतदान हो जाता है तो माना यह जाता है दिन के अंदर अच्छा मतदान होगा। हालांकि दोपहर का समय ऐसा रहता है जब मतदान का प्रतिशत में कुछ कमी आती है। शाम होने के बाद में, जैसे शाम होती है उसके बाद में छाव में फिर अच्छा मतदान जो है राजस्थान में देखने को मिलता है। तो निश्चित रूप से माना जा रहा है इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो अच्छा रह सकता है। लोगों में जागरूकता भी आई है। पिछली बार पत्र पत्रिकाओं ने, समाचार पत्रों ने और मीडिया चैनल्स ने, सभी ने इस मुद्दे को उठाया कि मतदान प्रतिशत क्यों रह गया कम। तो निश्चित रूप से मतदाताओं के अंदर एक जागरूकता तो देखने को मिली है और अलग अलग पार्टियों ने भी अपील की है, प्रत्याशियों ने भी अपील की है। तो माना यह जा रहा है अब की बार मतदान प्रतिशत अच्छा देखने को मिल सकता है। हालांकि लोगों के अंदर एक भावना यह भी रहती है कि स्थानीय हमारा विधानसभा का चुनाव तो हो चुका है, हमने अपनी सरकार तो बना ली है, अब केंद्र के लिए मतदान है। तो जितना विधानसभा चुनाव के अंदर वोटिंग प्रतिशत रहता है उतना लोकसभा चुनाव के अंदर नहीं रहता है। लेकिन फिर आपको बता दूं, फिर ये राष्ट्र की बात जो है वो कही गई है कि राष्ट्र के लिए भी सोचना है तो लोगों को निकलना होगा और बाहर निकल के अपना मतदान जो है वो वोट कास्ट करना होगा। एनडीटीवी भी लगातार अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के लोग मतदान करें। तो निश्चित रूप से इसीलिए ये चुनाव जो है काफी रोचक हो गया है कि दिग्गज मैदान के अंदर हैं, बड़े बड़े नेता जो हैं वो आकर के सुबह सुबह से मतदान कर रहे हैं और अपने समर्थकों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, नीरज जी भी उम्मीद कर रहे हैं और मैं भी उम्मीद कर रही हूं कि शाम होते होते वोटर्स घरों से निकलेंगे अधिक से अधिक और वोट कास्ट जरूर करेंगे। और यही अपील एनडीटीवी राजस्थान लगातार दर्शकों से कर रहा है। हेमंत जी लगातार बने हुए हैं, नीरज जी लगातार बने हुए हैं और इस वक्त मेरे साथ मेरी वरिष्ठ सहयोगी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं चित्रा माथुर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। चित्रा जी, क्योंकि लगातार आप चुनाव कवर कर रही हैं, चुनावी हाल जान रही हैं, वोटर्स के बीच जा रही हैं, क्या वोटर्स का मिजाज है वो आप समझ रही हैं, लेकिन इन सभी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण सीट जो हो चली है वो है बाड़मेर की सीट। यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है, हर किसी का ध्यान जो है इस सीट पर आ चला है क्योंकि बाड़मेर का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी यहां पर हावी रही है, कांग्रेस का एक बार उम्मीदवार यहां पर जीता है, लेकिन ऐसा क्या फैक्टर आप मानती हैं कि भाटी ने जैसे ही मैदान में एंट्री ली है मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है और अब कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए भाटी फैक्टर एक चुनौती बन चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, देखिए तो नाम मैं करेक्ट कर रही हूँ, शिप्रा नाम है मेरा। तो बाड़मेर की सीट की जहां तक बात है, क्योंकि पूरे देश की इस मायने में नजर है कि रविंद्र सिंह भाटी जब इंडिपेंडेंट की तरह यहाँ पर मैदान में आए और उन्होंने विधानसभा में जो अपना परफॉर्मेंस दिखाया था, उस वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस था कि लोकसभा में भी उनकी दावेदारी होनी चाहिए। यहाँ पर जो फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय राज्य मंत्री मैदान में है, कैलाश चौधरी मैदान में है और रविंद्र का जो थोड़ा सा युवाओं में, बच्चों में, महिलाओं में जो क्रेज है, हालांकि अब ये कितना दायरा उनका होगा क्योंकि विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो थोड़ी सी एक दायरा उसका सीमित होता है और बाड़मेर जैसलमेर की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो देश भर की सेकंड लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो एक तो उसका ज्योग्राफिकल स्पैन बहुत बड़ा है और उम्मेदाराम बेनीवाल जो कि पहले उन्होंने इस इलाके में आरएलपी पार्टी का एक बेस बनाने में उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वो जो एक आपस का खिंचाव शुरू होता है, ऑफकोर्स आप जिस पार्टी में हैं और दूसरी पार्टी में आप शामिल हो जाते हैं तो वो जो सारी मेहनत है वो लगता है कि सारी पानी में मिल गई है। लेकिन कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन करके एक तरह से वो जो पूरा मुकाबला ऐसा लग रहा था कि पहले भाजपा वर्सेस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहेगा, लेकिन उम्मीदवार जब मैदान में आए तो कांग्रेस का, क्योंकि जो पिछली वो जब विधानसभा सीट से भी जब खड़े हुए थे तो बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं हारे थे, केवल 910 वोट से उनकी हार हुई थी विधानसभा चुनाव में भी। तो वो उनका जो एक प्रभाव क्षेत्र है अपने इलाकों में, 2-3 विधानसभा क्षेत्र में उनका प्रभाव क्षेत्र है। कैलाश चौधरी को जिताने के लिए पूरी भाजपा की जो फौज है वो जुटी हुई है। आप देख रहे हैं कि स्टार कैंपेनर्स वहां पर जा रहे हैं, वहां पर वादे कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और रविंद्र जो है वो वहां के मूल मुद्दे हैं उनको उठाकर वो कह रहे हैं कि मैं 36 फॉर्म को साथ में लेके चल रहा हूँ, मुद्दों की राजनीति कर रहा हूँ। और उसके साथ ही ये फैक्टर भी है कि एक 26 साल का लड़का जो कि विधानसभा में चुन के आया, वो उसको जो समर्थन है वो अमीन खान जैसे जो नेता है जो कि जिनका की पूरा मुस्लिम बेल्ट में उनकी पकड़ है, वो भी उनको समर्थन देते हैं। तो यहाँ पर कास्ट वाइज जो इक्वेशन है, हालांकि ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका 90% से ज्यादा जो है वो रूरल इलाका है
तो रूरल में जिनकी पकड़ हो पाएगी, वहां तक जो पहुंच पाएगा, ऊपर से तो लग रहा है कि हमेशा जो लोकसभा का चुनाव, जैसे आप कह रही थी, आपके साथी कह रहे थे नीरज जी, कि नेशनल जो इश्यूज है उसी पर होता है। लेकिन बाड़मेर जैसलमेर में क्या है कि एक फैक्टर जो अभी तक मुझे लग रहा है कि पूरे डिस्कशन में कभी उस तरह से नहीं आ पाया, यहाँ रिफाइनरीज के साथ में सोलर प्रोजेक्ट है, विंड के प्रोजेक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इस इलाके में है, तो पैसों की आवक बहुत है इस इलाके में। लेकिन जो अवसर, जो मौके, जो रोजगार, जो डेवलपमेंट इस इलाके का होना चाहिए था, वो बरसों से छूटा हुआ है। और जो एक डिमांड ये है कि जब आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं यहाँ पर, तो जो लोकल लोग हैं उनकी आजीविका, उनका सोशल रहन सहन, सामाजिक उनकी स्तर बढ़ना चाहिए, उनको ज्यादा पार्टिसिपेशन या मौके मिलने चाहिए, उस तरह की जो अवसर वहां पर क्रिएट होते हैं। तो वो जो मुद्दे वहां पर जो पिच सवाल कई सारे हैं। शिप्रा माथुर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और एक सवाल यहाँ पर मैं जोड़ रही हूँ। शिप्रा माथुर जी, आप अपनी बात पूरी रखिएगा। और एक सवाल मेरा दरअसल ये भी है आपसे कि बात कर ली जाए जालोर सिरोही सीट की, और इसके अलावा बात कर ली जाए यहाँ पर जहाँ पर वसुंधरा राजे के जो बेटे हैं झालावाड़ सीट पर, उन्होंने यहाँ पर अपने बेटे को मैदान में उतारा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री का जो जादू है वो रंग लाएगा? झालावाड़ की सीट तो बहुत क्लियरली माना जा रहा है कि बहुत कंफर्टेबल सीट है। वसुंधरा जी और कहीं उन्होंने फोकस किया ही नहीं है, तो अकेले वसुंधरा जी उस पर मेहनत कर रही हैं। कोई आपको बड़ा भाजपा का कोई नेता वहां पर कोई कैंपेनिंग के लिए गया नहीं है, और जरूरत भी नहीं लगती है, क्योंकि उनका जो रसूख है, उनका जो एक ओहदा है वसुंधरा जी का, वो अपने आप में सफिशियंट है उस इलाके की पकड़ जो है वो पूरी होने के लिए। तो वहां की, और ये ऐसी लोकसभा है, क्षेत्र है जहां पर पिछले 9 बार से, यानी लगातार, मेरे ख्याल में देश भर में गिनी चुनी कोई ऐसी सीट्स होंगी जहां लगातार 9 बार से एक ही परिवार, यानी वसुंधरा जी पहले और 4 बार से दुष्यंत, ये लगातार जीत रहे हैं। और पिछली बार भी जो दुष्यंत थे वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे यहाँ पर। तो ये जो सीट है झालावाड़ वाली सीट, अब हम वसुंधरा जी के बेटे के तौर पर देखें, या वो खुद जो है सांसद रहे हैं 4 बार से, तो उनका अपना भी जो उनकी अपनी भी जो पकड़ है लोगों के बीच में, जो उनकी पहचान है, उसके बूते भी मुझे लग रहा है कि झालावाड़ 12 वाली सीट जो है वो तो कंफर्टेबली उसमें बहुत ज्यादा खींचतान शायद ना हो। दूसरा आपने कहा सिरोही और जालौर, क्योंकि यहाँ से गहलोत के बेटे, और अभी एक फैक्टर जो जुड़ गया है, क्योंकि कल ही जो एक बात उठी, जो उनके ओएसडी थे और उन्होंने वो जो सारा मामला, फोन टैपिंग का जो मामला उन्होंने खुलासा किया, उससे मुझे लगता है कि जो एक निकल के आ रहा है कि किस तरह से पूरे तंत्र को आप अपने कब्जे में ले लेते हैं, वो एक मुझे लगा है कि गहलोत की जो एक साख थी उस पर जो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा है, उसका असर उस सीट पर अगर होता है। और वैसे भी वैभव गहलोत को माना जा रहा है कि वो यहाँ के स्थानीय, अभी यहाँ पर जो लड़ाई है जालोर सिरोही में, वो स्थानीय वर्सेस बाहरी की इस तरह से प्रोजेक्ट की गई है। परसेप्शन इस तरह का बन गया है कि लुम्बाराम, क्योंकि बहुत ग्रास रूट से जुड़े हुए नेता हैं, लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं, तो उनके, हालांकि उम्र में काफी फर्क है, वैभव युवा है, वो उस तरह से नहीं है, लेकिन लुम्बाराम जी की जो एक प्रतिष्ठा है और एक सरलता है, वहां से लोग जोड़ पा रहे हैं कि ये हमारे मुद्दों को आगे लेके जा पाएंगे। वहीं गहलोत जो है पूरी कोशिश में है, क्योंकि एक तरह से उनकी खुद की प्रतिष्ठा, खुद की साख, खुद की लेगेसी और आगे की गहलोत की राजनीति, वो बहुत कुछ इस सीट पर निर्भर करती है कि वैभव किस तरह से परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो जालौर और सिरोही ऐसा इलाका है जहाँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको की सॉल्व करने की जरूरत है। पानी का मुद्दा लुम्बाराम जी ने अपने पूरे कैंपेन में सीट का हाल जानेंगे। शिप्रा माथुर जी आप बने रहिए, हेमंत जी बने रहिए, और नीरज जी आप भी बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अजमेर में उनकी मौजूदगी है, यहाँ पर पवन अटारिया मौजूद है। पवन, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि अजमेर में यहाँ बीजेपी ने मैदान में उतारा है भागीरथ चौधरी को, और कांग्रेस ने उतारा है रामचंद्र चौधरी को। किस तरह का मुकाबला अभी आपको नजर आ रहा है, और तस्वीरें किस तरह की नजर आ रही हैं? वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वोटर्स का मिजाज क्या नजर आ रहा है, और बातचीत करें क्या मुद्दे यहाँ पर भावी नजर आ रहे हैं वोटर्स के लिहाज से? जी बिल्कुल, देखिए मनी, करीब 2.5 घंटे हो चुके हैं मतदान शुरू हुए, मगर जो लोगों में उत्साह है वो कहीं ज्यादा कहीं कम नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, दरगाह इलाके में जो लोग हैं, उनकी
जो मतदान केंद्र पर जो संख्या है बड़ी तादाद में है, महिला पुरुष नव मतदाता भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और साथ के साथ शहरी इलाके में जो बात करें तो वहां पर मतदाता कुछ कम नजर आ रहे हैं। वोट प्रतिशत की अगर बात करें अजमेर की, तो यहाँ पर देखिए सबसे अजमेर उत्तर में करीब 11.2% मतदान हो चुका है 2.5 घंटे में। पुष्कर में 12.95% मतदान हो चुका है। नसीराबाद में 11.7% मतदान हो चुका है। किशनगढ़ में 9.64% मतदान हो चुका है और अजमेर में 9.79% मतदान हो चुका है। तो कहने का मतलब 2.5 घंटे में अगर ये मतदान प्रतिशत है तो कम मतदान यहाँ पर अजमेर में देखा जा रहा है। जिस तरीके से प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अपील की थी कि सेकंड चरण में जो मतदान है वो ज्यादा से ज्यादा हो, मगर जो सुबह की जो ठंडक थी उस वक्त इतना प्रतिशत हुआ है, तो अब धीरे धीरे जैसे धूप बढ़ेगी, गर्मी होगी, तो निश्चित तौर पर और मतदान प्रतिशत कम रहेगा। हालांकि अभी काफी समय है और प्रशासन और जनप्रतिनिधि और आम लोगों से भी एनडीटीवी के द्वारा अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकले और मतदान करें। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी जाट समुदाय से आते हैं, तो जाट समुदाय के जो लोग हैं वो आधे आधे बढ़ चुके हैं और रावत समाज के जो वोटर हैं वो बीजेपी के प्रति आकर्षित है। सिंधी समाज के जो मतदाता है वो बीजेपी के प्रति आकर्षित है और SC ST और अल्पसंख्यक है जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के समर्थन में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो मुकाबला है भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी के बीच में, यहाँ पर आमने सामने और टक्कर यहाँ पर मैन टू मैन फाइट यहाँ पर नजर आ रही है। जी, तो करीब 9:30 बजे का वक्त हो चला है और जो सहयोगी शाकिर यहाँ पर बता रहे हैं, सहयोगी पवन अटारिया की वोट परसेंटेज काफी कम नजर आ रहा है। इसके क्या मायने हम समझेंगे? यहाँ पर नीरज जी का भी रुख करेंगे और हेमंत जी के पास भी जाएंगे, लेकिन पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस आप देखिए।